हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने वाले हैं, जी हां, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। और आज होगा इस खूबसूरत से चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अब उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारी एक सीरीज और आने वाली है जिसमें हम बात करेंगे हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। हम पूरा का पूरा एक लेक्चर बनाएंगे हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि श्री गणेश करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इस चैप्टर की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो भाई साहब लेके आ गए। और भाई पुनीत सर, आपके प्यारे पुनीत सर, आपके दुलारे, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं कि ट्राइंगल क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्राइंगल की इस क्लास में, इस चैप्टर में हम कौन सी प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। आप सभी को पता है कि ट्राइंगल एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसकी 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 0 डायगोनल होती हैं, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। सो एंड सो एंड सो ऑन, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो। तो चलिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम ABC हमारा ट्राइंगल। कितने एंगल? 3, 1 2 3। कितनी साइड सर? AB BC एंड CA, 3 साइड। 3 साइड, 3 एंगल, तीनों एंगलों का सम, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये सब हमको पता है और बहुत अच्छे से पता है। हम लोग इसको बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्राइंगल चैप्टर बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब क्या है कि ट्राइंगल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारे विभिन्न प्रकार भी हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे पास एज फार एज द साइड्स आर कंसर्न, हमने ट्राइंगल को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो साइड के बेसिस पे ट्राइंगल देखें तो आइसोसेलेस होता है, ठीक है, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, फिर स्केल एंड ट्राइंगल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर एंगल की जरिए करें तो राइट एंगल ट्राइंगल आता है, और इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल होता ही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता ही है, स्केल एंड भी होता है। और एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि ये सब साइड से रिलेटेड हैं, मतलब सारे ट्राइंगल्स को हमने जो डिवाइड किया है वो उनके साइड्स से रिलेटेड। जैसे 2 साइड बराबर तो आइसोसेलेस, तीनों साइड बराबर तो इक्विलेटरल, तीनों साइड अलग अलग तो स्केलन। लेकिन अब एंगल से डिवाइड करें तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सारे एंगल एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्राइंगल्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को डिवाइड कर दिया। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो वो बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की। इंट्रोडक्शन है तो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं डिस्कशन ज्यादा करूंगा, ना कि ट्राइंगल को तो आपको बताइए क्या है फिगर। अ क्लोज फिगर विच इज हैविंग 3 साइड्स, 3 एंगल और 0 डायगोनल, डायगोनल एक भी नहीं होती है, और उसके तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया? इसके पास 3 साइड्स हैं। अ क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स, इसके पास 3 साइड्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे पॉलीगन होते हैं, 3 साइड वाला, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है, आपको सबको पता भी है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है इन सब चीज़ों को। फिर पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, हेप्टागन होता है, बहुत सारे होते हैं। इसकी 3 साइड्स होती हैं, फिर इसके 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स कितने होते हैं? 3। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो विशेष रूप से ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं भैया एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर 180 डिग्री, या सप्लीमेंट्री। सम ऑफ 3 एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। तीनों एंगलों का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, जैसे किन्हीं 2 साइड का सम ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जैसे आपको पता ही होगा कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दी थर्ड साइड। यानी इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड हमारे पास गिवन है,
ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है, सब यूनिट्स में है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो साइड्स की लेंथ को प्लस करें, यानी अगर मैं कहूं 4 + 3 ऐड करूं तो ये तीसरी साइड से बड़ी होना चाहिए, और आप देख लो बड़ी भी है। 4 + 3 यानी 7 इज शुड बी ग्रेटर देन 5, और वो है भी। अब ये एक कॉम्बिनेशन नहीं, सारे कॉम्बिनेशन, इन दोनों को प्लस करो तो तीसरी साइड आए, इन दोनों को प्लस करो तो बड़ी आए तीसरी साइड से, फिर इन दोनों को प्लस करो तो बड़ी आए तीसरी साइड से। जब ये होता है तो ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइंगल है 1 2 1 2 और 4, तो इन दोनों का सम तीसरी साइड से क्या आना चाहिए, बड़ा आ रहा है। इन दोनों का सम तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। अब इन दोनों का सम कितना है, 2 + 1 3, जो कि 4 से छोटा है। इसका मतलब ट्राइंगल बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा यहां पर। तो ये एक विशेष प्रॉपर्टी है जो आपको समझनी है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद है एक्सटीरियर एंगल। आप सबको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी होती है। आप बोलोगे सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में किसी ट्राइंगल की अगर एक साइड को मैं एक्सटेंड करूं तो बाहर जो एंगल बनता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। जो इंटीरियर एंगल अपोजिट होते हैं ना, उन दोनों के सम के बराबर होता है। यानी अगर मैंने कहा कि एंगल, ये ट्राइंगल ABC और AC को एक्सटेंड किया अप टू D, तो यहां जो एंगल 1 2 और ये 4 जो बन रहा है, एंगल 1 2 और ये एंगल जो 4 बन रहा है, ये एंगल 1 + एंगल 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। तो ये भी एक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लेकिन बच्चों इस क्लास में हमको जो इस्तेमाल करनी है ना प्रॉपर्टी, उसका नाम है सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी के साथ साथ आप क्लास 8th में भी पढ़ते हुए आए हैं एक और प्रॉपर्टी, और 9th में भी पढ़े हो, जिसका नाम था कॉन्ग्रुएंसी। मेरे ख्याल से 7th में भी पढ़ा होगा किसी बच्चों ने। तो इसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलैरिटी क्या होती है, इसको मैं अगली स्लाइड में पेश करता हूं और आपको समझाता हूं कि सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ट्राइंगल्स की या पॉलीगन्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पॉलीगन है, मैंने कहा वह क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल का हूबहू एक और क्वाड्रिलेटरल बना दूं, यानी जुड़वा भाई, अगर मैं जुड़वा भाई बना दूं, जुड़वा भाई बनाने का मेरे पास बहुत सही तरीका, आप लोगों के पास पता नहीं हो कहाँ हो या ना हो, तो मैंने इसका एक जुड़वा भाई बना दिया, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसका जुड़वा भाई बनाया, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्डिंगली ओवरलैप करेंगे। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना, तो आपको केवल एक ही दिखेगा। जैसे मेरे दोनों हाथ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं ना, तो मेरे को तो एक ही दिख रहा है अभी, ये दोनों हाथ के। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है, इसकी वजह से ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे हमारे पास 10 रुपए के नोट हैं, अगर दोनों सेम नोट हैं, सेम डायमेंशंस के हैं, भारत की करेंसी देखा जाए तो 5 रुपए का सिक्का, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। यानी अगर दो ट्राइंगल्स भी हों, मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल ये है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है एक, और इसी के जैसा, जस्ट इसी के जैसा मेरे पास एक ट्राइंगल और आ जाता है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल और आ जाता है, वो इसको ओवरलैप कर रहा है, मतलब इसके ऊपर तुरंत रखने पर ये इसको पूरी तरह से ढक देता है, इसका मतलब दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलूंगा मैं इनको, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दोनों की साइड बराबर, दोनों के एंगल बराबर, दोनों का पेरीमीटर बराबर और दोनों का एरिया बराबर, लेकिन करस्पॉन्डिंग। अब आप बोलोगे करस्पॉन्डिंग से समझ में नहीं आ रहा सर, तो समझा देते करस्पॉन्डिंग से। मान लीजिए दोनों ट्राइंगल्स कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे। अब मैं इसको इसके ऊपर लेके जा रहा हूं, तो देखो यहां पर ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। अगर मैं इसको हल्का सा रोटेट कर दूं और तब मैं ऊपर ले जाने की कोशिश करूं, इधर से ऐसे रोटेट करूं, तो ये जाएगा, तो ये देखो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। इसका मतलब यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए। मतलब रोटेट तो तुमने किया है, उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आ जाओ और फिर इसको ऊपर लेके जाओ, तो देखना पूरा 100% ओवरलैपिंग आएगी। और ओवरलैपिंग आ गई, इसका मतलब क्या है कि ये करस्पॉन्डिंग है दोनों। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मान लीजिए मैंने कहा ये A है, ये B है और ये C है, तो अगर मैं एक और ट्राइंगल निकाल रहा हूं इसमें से, तो आपको एक और ट्राइंगल मिल जाएगा जिसका नाम है P, Q और R। तो एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल P होगा, एंगल B के करस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा और एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल R होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि दीज टू ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब आप बोलोगे
कॉन्ग्रुएंट का ये क्या बना दिया सर आपने, इसका मतलब ये सिंबल होता है बेटा, यहां पर सिंबल जो कॉन्ग्रुएंसी का आता है वो होता है इक्वल टू, और उसके ऊपर ऐसे एस बना देते हैं उल्टा। ये एस का मतलब सिमिलर भी है, मतलब एंगल भी बराबर है और साइड भी बराबर है, मतलब दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्डिंगली ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब पेरीमीटर भी बराबर होगा उनका, सब कुछ बराबर होगा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसकी। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में 4 केसेस होते थे ट्राइंगल में कि भैया तीनों साइड बराबर कर दो तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर 2 साइड और एक एंगल, 2 एंगल और बीच में एक साइड और एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, अगर ये 4 केसेस में से किसी एक केस को भी आपने प्रूफ कर दिया तो वो 2 ट्राइंगल्स क्या हो जाते थे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। इसका मतलब क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये हम लोग क्लास 9th में खत्म कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th की बारी है और क्लास 10th में आप समझने वाले हैं सिमिलैरिटी। अब मैं बताता हूं कि सिमिलैरिटी क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से समझना। सिमिलैरिटी का मतलब होता है दिखने में एक जैसे, साइज में डिफरेंस, या हो सकता है कि साइज भी सेम हो और दिखने में भी सेम हो। तो क्या बोलूंगा कि उन दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या बोल दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, सिमिलर। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर इसमें से एक ट्राइंगल निकालता हूं तो ये 100% इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर मैं इसके साइज को हल्का सा छोटा कर दूं तो देखो आप साइज में अगर ये देखें दोनों एक दूसरे के साइज में अलग अलग हैं। अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके जाऊं तो ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन इसका ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी भी बराबर हैं। तो सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है, दिखेंगे एक जैसे लेकिन जरूरी नहीं कि साइज उनका एक जैसा हो। या मैं किसी भी पॉलीगन की बात करूं, किसी भी पॉलीगन मतलब क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, तो सारे एंगल बराबर होना चाहिए। सारे एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग। मैंने क्या बताया कि भाई अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो हमारा फेवरेट दोनों ट्राइंगल्स का PQR और ABC नाम रहता है। अगर मैं कहूं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR, अब आप बोलोगे सर इसको लिखने का तरीका क्या है। देखो इन दोनों को लिखने का तरीका अभी बता देता हूं, धीरे धीरे आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको इनका तरीका बताता जाऊंगा। क्या है, ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, देखो ए के करस्पॉन्डिंग P है, B के करस्पॉन्डिंग Q है और C के करस्पॉन्डिंग R है। तो पहले A लिखा है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, B। मैं बता रहा हूं उसका रीजन क्या है, आगे चल के पता चल जाएगा तुमको। आप RPQ भी लिखते हो लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनको साथ में लिखना पड़ता है। मतलब अगर पहले A लिखा हुआ है तो यहां पहले P आएगा, फिर B लिखा है तो फिर Q आएगा और फिर C लिखा है तो फिर क्या आएगा, R। अगर ये सिमिलर है, सिमिलर का साइन क्या होता है, ऐसा बना दो जैसे कॉन्करेंसी में इक्वल टू के ऊपर बनाया था। अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर मतलब एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के, एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के, और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R के। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। लेकिन सिमिलर की और क्राइटेरिया भी है, और क्राइटेरिया इनको बोलते हैं इक्वी एंगुलर। क्या बोलते हैं इनको, इक्वी एंगुलर, इक्विलेटरल नहीं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। इक्वी एंगुलर मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, इक्वल, तो इनको बोलते हैं इक्वी एंगुलर। अब बात करते हैं कि सिमिलर पॉलीगन्स की बात करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ट्राइंगल समझ लिया, अब ट्राइंगल्स के साथ सिमिलर पॉलीगन्स को भी समझना बहुत जरूरी है। सिमिलर पॉलीगन्स के अंदर अगर दो पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड वाले, सेम नंबर ऑफ साइड वाले मतलब आप कंपैरिजन ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का नहीं कर सकते। आपको कंपैरिजन करना होगा तो 2 क्वाड्रिलेटरल का करना होगा, या 2 स्क्वायर का करना होगा, या 2 ट्राइंगल्स का करना होगा। अब आप बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर, अरे भाई स्क्वायर और रेक्टेंगल का कर सकते हो, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ट्राइंगल्स में अगर तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलर है, लेकिन किसी और पॉलीगन के लिए ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीगन के लिए सबसे पहला तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, यानी ये प्रपोर्शन होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, साइड्स का रेशो भी इक्वल होना चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशो, तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल कैसे होना चाहिए इसको आगे आने वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, फिर से समझाता हूं। ट्राइंगल के अंदर अगर 3 एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो हम सिमिलर बोल देते हैं। लेकिन पॉलीगन के अंदर हमें ये 2 कंडीशंस को अत्यावश्यक है कि इसको फॉलो होना चाहिए।
क्या है, उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब ट्राइंगल में बाबा थेल्स ने, ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। वो क्या डिस्कवरी करी थी वो अभी समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं और एक सवाल लेते हैं पहले, ठीक है। सवाल है एक्सरसाइज 6.1 का, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, जल्दी देख लो फटाफट। ऑल सर्कल्स आर, जल्दी बताओ, सारे सर्कल्स, अगर मैंने कहा ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये एक छोटा एक बड़ा है, सारे सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सारे सर्कल्स हमेशा कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्करेंट नहीं हो सकते। कॉन्करेंट होने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के ओवरलैप भी करना पड़ेगा, मतलब एरिया भी बराबर होना चाहिए। तो एरिया तो हर सर्कल का एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि रेडियस चेंज होता रहेगा, लेकिन हाँ उनकी शेप जो होगा, उनका शेप जो होगा वो सेम होगा, इसलिए हम उसको कहते हैं सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, देखो एक स्क्वायर ये वाला है और एक और स्क्वायर ये वाला है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर छोटा वाला है, तो दोनों स्क्वायर हमेशा कैसे होंगे, सिमिलर। क्यों, क्योंकि इनके सारे एंगल्स बराबर होंगे और प्रोपोर्शनल हो गई साइड, क्योंकि सारी साइड भी बराबर होती हैं। फिर ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से ऐसे ऑल ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर होंगे, तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में लिख दो 60 डिग्री, जल्दी से फटाफट लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो 60 डिग्री। तो देखो इसका भी 60, ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60, मतलब सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कंडीशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। तो यहां पर सेकंड में आएगा proportional और पहले में आएगा equal। एंगल बराबर होना चाहिए और साइड जो होंगे वो क्या होंगे, proportional। तो एंगल शुड बी इक्वल एंड साइड शुड बी proportional। तो यहां पर हमारे दो पॉलीगन्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल बताना है, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो आप एक काम करो, 2 स्क्वायर बना दो, बड़े और छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, तो दोनों स्क्वायर क्या है, सिमिलर हैं। और 2 सर्कल बना दो, ये सर्कल और ये सर्कल भी सिमिलर है, आपने अभी बनाया। नॉन सिमिलर फिगर्स बना दो, तो एक सर्कल बना के एक ट्राइंगल बना दो, या फिर आप एक रेक्टेंगल बना दो और एक स्क्वायर बना दो, तो ये दोनों भी नॉन सिमिलर होंगे। नॉन सिमिलर, अब आप बोलोगे सर एंगल तो बराबर है, लेकिन बेटा साइड प्रोपोर्शनल नहीं होती हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल की साइड प्रोपोर्शनल होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो ये दोनों सिमिलर हैं क्या, भाई देखो एंगल दिख रहा है क्या, बराबर नहीं दिख रहा, तो पहली कंडीशन ही फेल हो गया। तो दूसरी कंडीशन में अगर साइड प्रोपोर्शनल भी हुई, साइड अगर प्रोपोर्शनल भी हुई तो फर्क नहीं पड़ता। दोनों कंडीशन, मैंने कहा ना ट्राइंगल के अलावा बाकी के पॉलीगन्स को दोनों कंडीशंस को फॉलो करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो यहां पर यहां लिख देंगे ऑब्वियसली नॉट सिमिलर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की और ट्राइंगल्स की बात करते हैं। अब ट्राइंगल्स में जब हमने 2 ट्राइंगल्स को लिया और दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर निकले, सिमिलर मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर निकले, तो हमारे एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और नई चीज समझ में आई उनको, और उन्होंने देखा कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशो में है। ये दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो सिमिलर हैं, और एक और कंडीशन है कि अगर वो सेम रेशो में है, मतलब उनकी साइड्स का रेशो सेम है। क्या ऐसे कैसे, मान लीजिए आपने एक ट्राइंगल लिया, उसका ट्राइंगल का नाम था ए, बी और सी, और एक और ट्राइंगल लिया जिसका नाम क्या था, पी, क्यू और आर। सेम रेशो में होना मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी का पी क्यू से रेशो किसके बराबर होना चाहिए, बी सी का क्यू आर के रेशो, और ए सी का पी आर से रेशो। अगर ये तीनों चीज़ें अगर बराबर हो जाती हैं तो भी ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। ये बाबा थेल्स ने बताया था। देखो आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा। थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गिव्स एन इंपॉर्टेंट ट्रुथ रिलेटिंग टू 2 इक्वी एंगुलर। मैंने बताया ना, इक्वी एंगुलर मतलब तीनों कैसे हों, इक्वी एंगुलर हो, मतलब दो ट्राइंगल्स कैसे हों, इक्वी एंगुलर मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हों, बराबर हों। तो वो कैसे होंगे, द 2 ratios ऑफ द corresponding साइड ऑफ 2 इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शन या आर ऑलवेज सेम।
ये चीज उनने प्रूफ कर दी, ये चीज उनने प्रूफ कर दी। प्रूफ करी तो उन्होंने एक थेल्स थ्योरम को भी प्रूफ कर दिया। थेल्स थ्योरम क्या था वो देखो। अब थेल्स थ्योरम जो थी उसको मैं समझाने जा रहा हूं, समझ में आ गया ना, कि अगर दो इक्वी एंगुलर, इक्विलेटरल नहीं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल से मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो उनकी साइड्स के रेशो क्या हो जाएंगे, बराबर। अब साइड्स के रेशो बराबर हो जाएंगे तो उसको प्रूफ कैसे किया वो समझिए। तो उन्होंने बोला भाई साहब अगर ऐसा होगा तो ये होना अति आवश्यक है, जिसका नाम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आज की तारीख में इसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो वो ये बोलती है कि द स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर जाती है तो ये उन दो बची हुई साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर देगी। नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं क्या बोल रहा भाई। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो बोल रहा है उसको बनाते चलो, जो बोल रहा है उसको बनाते चलो। तो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल हमने बना लिया। फिर हमको क्या बनाना है वो देखो। सबसे पहले हमारे पास एक साइड है या एक लाइन है जो कि इस साइड के पैरेलल है, बोल रहा ना, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के पैरेलल, यानी ट्राइंगल का नाम है ABC, और हमने एक लाइन बनाई जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, दोनों अदर साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। और एक शर्त और चीज दी है कि ये पैरेलल है, ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये पैरेलल है इसका मतलब ये जो DE होगा वो भी पैरेलल होगा BC के। तो गिवन क्या हो जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, उसने ये बता दिया। अब ये जो दो पॉइंट हैं वो बाकी की दो साइड्स को भी सेम रेशो में डिवाइड कर देंगी। सेम रेशो में डिवाइड कर दो मतलब जो AD होगा वो अपॉन किसके, BD के, किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC। मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये रेशो सेम है। इनका रेशो मतलब इन दोनों साइड्स का रेशो किसके बराबर होगा, इन दोनों साइड्स का रेशो। रेशो मतलब डिवीजन। अरे हम रेशो निकालते हैं ना, दो चीज़ों को डिवाइड करें, जैसे मैंने कहा 3 और 4 का रेशो निकालो तो 3:4, मतलब 3 को डिवाइड करते हैं 4 से। 12 और 15 का रेशो निकालो तो 12 और 15 का 12 अपॉन 15 कितना हो जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, रेशो कितना होगा 5:4। मतलब डिवाइड करने को ही रेशो बोलते हैं। तो वो सेम रेशो में डिवाइड करेंगी, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है ये। तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन दीज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। सर याद हो गई सर, अबे मुझे हो गई है, तुम लोगों को याद करनी है। ठीक है चलो, ठीक है, यहीं से शुरू करें। तो इसको मैं मिटा देता हूं और यहीं से मैं पूरा माहौल फिर से लिखता हूं और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है चलो, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, जिसका खूबसूरत सा नाम है सर जी, जिसका नाम है ABC। तो ट्राइंगल का नाम है A, B और C, और एक लाइन थी जो कि पैरेलल थी BC के, जिसका नाम हमने पॉइंट दिए हैं D और एक पॉइंट दिया है E। ये दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन सी लाइन पे कट रहे हैं, AB और AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है, जल्दी से लिख लेते हैं फटाफट। गिवन ट्राइंगल ABC इज देयर, ठीक है, ट्राइंगल ABC दे है, ABC, ठीक। और इसकी खूबसूरती ये है कि सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया, हमको प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको यह करना है कि जो AD होगा वो BD के बराबर, AD अपॉन BD जो होगा वो बराबर होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, ये बराबर होंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, दोनों साइड्स को डिवाइड करेगा सेम रेशो में। तो ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन बहुत शानदार होगा, ये ध्यान रखना, बिल्कुल आराम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा वो देखो। कंस्ट्रक्शन ये होगा कि आपको पहले तो D और C को ज्वाइन करना है। सबसे पहले D और C और B और E को ज्वाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इनको ज्वाइन कर दिया। अब एक और कंस्ट्रक्शन होगा जिसमें आप E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे AD पर,
और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ए ई पर, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करा, इन दोनों को ज्वाइन किया और ई से ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और डी से ए ई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नामकरण कर देते, ई से एम और डी से एन, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, आपको टू प्रूफ कर लिया, अब आपको कंस्ट्रक्शन करना था तो आपने कंस्ट्रक्शन भी कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया आपने, कंस्ट्रक्शन मेरे प्यारे बच्चों कर दिया आपने ज्वाइन डी सी बी ई, ज्वाइन डी सी एंड बी ई। आपने सबसे पहले क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया बी ई और डी सी को, समझ में आ गया, बिल्कुल सही। और ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एम, फिर लिखो ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एम एंड डी एन ऑन ए डी। तो ई एम किस पे बना, ए डी पर, और डी एन किस पे बना, ए ई, एंड ऑन ए डी एंड ए ई रिस्पेक्टिवली। ये लिख देना बस, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले लिखा है, जो पहले है वो उसके पहले वाला, जो इसके बाद वाला है वो उसके बाद वाला, ठीक है। मतलब ई एम पर ए डी है और ए डी पर ई एम है और ए ई पर डी एन है। बस इतना समझ में आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गई पिक्चर, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी मेरी ये खूबसूरत सी बात, ठीक। अब सुनो क्या करना है। अब यहां से हम प्रूफ शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। शुरू करें तो यहां से मैं व्हाइट कलर से प्रूफ शुरू करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, प्रूफ। और दोनों फिगर्स को बिल्कुल दिमाग में रखना सामने। क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसी का निकालना है, ए डी ई का ट्राइंगल का एरिया। तो देखो यहां पर जो ट्राइंगल का एरिया होता है, अगर मैं कहूं कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो अगर ये हाइट है h, ये बेस हो जाएगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही कह रहे हो ना। अब यहां पर हमारे पास ई एम एक हाइट है और डी एन एक हाइट है, और दोनों में एरिया सेम आना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल तो एक ही है भाई। तीन अलग अलग हाइट होंगी तो तीन अलग अलग बेस होंगी, तो सबका ऐसा कुछ हो जाएगा कि एरिया बराबर आएगा। तो हम पहले ई एम को हाइट मानते हुए, बेस किसको मानते हुए, ए डी को, ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे। चलो देखो, तो इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई होगा हाफ इंटू बेस। अब बेस की वैल्यू निकालेंगे, तो बेस जो होगा वो कितना होगा, ए डी, बिल्कुल सही। जिस पे हाइट गिर रही है वो बेस होगा, और जो हाइट है वो हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है, डी एम, तो सॉरी ई एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एम, ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। इसको दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल ध्यान से चलते रहो, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब हमको क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। देखो ध्यान से, ये वाला एक, ये और ये, इसको पलटा के लिखूंगा अभी, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो इसको अगर मैं पलटा के इधर लेके आऊं तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हाँ सर। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा बी। अब आपको ट्राइंगल देखना है ई डी बी। कौन सा ट्राइंगल देखना है, ई डी बी। अच्छा, ई एम अभी भी परपेंडिकुलर है बी डी पर। देखो बी डी पर एक्सटेंड करने पर परपेंडिकुलर कौन है, ई एम। ई एम अभी भी परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल सर जी, ट्राइंगल होगा ई डी बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है सर, बेस अभी भी डी बी होगा, ठीक है। हाइट बाहर गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं, डी बी इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, ई एम। बोलो हाँ या ना, हाँ सर, ई एम ही तो हाइट रहेगी, बहुत बढ़िया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1
एंड 2 दोनों को डिवाइड करने पर, तो ये अपॉन ये, तो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD। क्या आ जाएगा, ऊपर लिखेंगे हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EM। ध्यान से देखो, EM से EM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, बचा कितना AD अपॉन BD, AD अपॉन BD या AD अपॉन DB। अरे इसको DB लिख लो या BD लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतना क्लियर, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही सर, इतना बात हमको बिल्कुल भेजे में घुस गई। अब फिर से शुरू करो। लेकिन अब मैंने क्या बताया था कि जब EM को हाइट मानी तो बेस क्या हुआ AD। अब हमें DN को हाइट मानना है तो बेस क्या हो जाएगा AE। अगर मैंने DN को अगर हाइट माना तो बेस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेस हो जाएगा AE। बस यहीं से खेल जाओ, यहीं से खेल जाओ। देखो ध्यान से, मैं इसको इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको इधर रख दिया और इस पूरे बोर्ड को हाफ में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये हाफ में डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, जरा सोचो, AE, बेस हो जाएगा AE और हाइट कितनी हो जाएगी सर जी, हाइट हो जाएगी DN, तो ये हो जाएगी DN। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, DN हाइट और AE जो हो गया, AE जो हो गया वो बेस हो गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, चलने दो। अब आ जाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा एरिया। अब ध्यान से, हमने अभी ये निकाला था ना, अब इसके अलावा ये निकालना, ये और ये, कौन सा DCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। अब ध्यान से देखो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DC, इसको DCE को मैं ऐसे पलट रहा हूं, ऐसे घुमा के यहां लेके आ रहा हूं, तो ये हो गया C, ये C इधर घूम के आ गया, ये हो गया E और ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है और ये बन गया D इधर, E इधर और C इधर, है ना। तो ये हाइट कौन है DN, हाइट कौन है DN और बेस क्या हो जाएगा CE, बेस क्या हो जाएगा CE, तो हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, बेस हो जाएगा CE और हाइट हो जाएगी CE और हाइट हो जाएगी DN और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब फिर से वही काम कर दो, डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ AE इंटू DN अपॉन हाफ ऑफ CE या EC लिख लो, CE की जगह इसको EC लिख लो, हाफ ऑफ AE इंटू EC इंटू DN, तो DN से अभी भी DN और हाफ से हाफ कैंसिल, बचा कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। बोलो इतनी बात समझ में आई। और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। बोलो समझ में आई कि नहीं, हाँ सर आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही पीछे देख के वापस कर लो ठीक है, आ गई समझ में, बहुत बढ़िया। और जिसको नहीं समझ में आ रही थी कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले लेक्चर में इसको एक बार और क्विक रिवाइज करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई और इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं दोनों। अब ध्यान से देखने वाली बात है, अब खेल है इन दो ट्राइंगल्स का, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला जो आपने अभी लिया था। आपको पता है DE पैरेलल है, इसलिए मैंने बोला था पैरेलल वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब DE पैरेलल है BC के और DE सेम बेस पर बने दोनों ट्राइंगल्स। देखो DE बेस पर ये वाला ट्राइंगल भी है और ये वाला ट्राइंगल भी है, एक ही बेस पर बने हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। देखो ना, दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर बने हैं। देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूं तो ये एक बेस है DE, ठीक है, ये DE है और ये एक ट्राइंगल ये बना हुआ है और एक ट्राइंगल ये बना हुआ है और पैरेलल लाइन सेम है। पैरेलल लाइन सेम है मतलब दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं। तो जब मैं इस पर एक हाइट गिराऊंगा और जब मैं इस पर हाइट गिराऊंगा तो बेस अभी भी क्या होगा, DE। गिरा के देख लो भले ही हाइट।
अगर मैं इस पर एक हाइट गिराऊं, ये हो गई हाइट, बेस क्या हो जाएगा DE और हाइट ये, और इस पर एक हाइट गिराऊं तो ये हो जाएगा, हाइट सेम हो जाएगी क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, और बेस सेम हो जाएगी। तो जब ऐसा होता है, जब सेम बेस पर बने हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूंगा और मैं इसका एरिया निकालना चाहूंगा तो दोनों का एरिया हमेशा कैसा आएगा, इक्वल। और जब इक्वल आ गया इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला DCE। तो DCE इक्वल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, ट्राइंगल्स ऑन अ सेम बेस and between the same parallel lines, triangles on same base and between same parallel lines। अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बना है तो एरिया विल बी इक्वल, देन देयर एरिया विल बी इक्वल, और उनका एरिया कैसा हो जाएगा, बराबर। अब इसको समझ लो, जैसे ये बेस है और ये पैरेलल लाइन है, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया ये वाला और एक ट्राइंगल बनाया ये वाला, कहीं पर भी बना दो। अब इसकी हाइट ड्रॉप करो तो ये हाइट होगी, ठीक, इसकी हाइट ड्रॉप करो, ये हाइट होगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल इसका एरिया कितना होगा, ये H है तो ये भी क्या होगा H, और ये बेस है, इसको मैंने मान लिया BC, तो इसका एरिया कितना होगा ABC का, और ये DBC, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसका क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस कितना है, अभी भी BC है, और हाइट अभी भी H है। देखो दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल। तो ट्राइंगल्स ऑन अ सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, देयर एरिया विल बी इक्वल। इन दोनों का अगर एरिया बराबर हो जाता है तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 7 दे दो, इक्वेशन नंबर 7। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 7 को यूज करूं, देखो इन दोनों का एरिया बराबर है, तो अगर मैं कहूं, चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 को एक बार और लिख देते हैं, अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, ध्यान से देखना, फिर 7 को समझाएंगे। तो हरे पेन से लिखते हैं, चलो देखो, तो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD। ये B है भाई, है ना, ये EBD किसके बराबर होगा, AD अपॉन BD, ठीक है। अब 6 को ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई थी इक्वेशन नंबर 6, ये थी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें अगर मैं ये पुट कर दूं, देखो EBD की वैल्यू अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE रख दूं, रखो, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ EBD, एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखूं, 3 में, इन इक्वेशन नंबर 3 में EBD की जगह अगर मैं DCE लिख दूं तो 3 इक्वेशन कैसी दिखेगी, देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD की जगह DCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, तो किसके बराबर हो जाएगा, देखो AD अपॉन BD। अब ध्यान से देखो 6 को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन DCE किसके बराबर है, AD अपॉन BD, और ये किसके बराबर है, AE अपॉन EC। मतलब
ये वाला साइड इसके बराबर है और ये सेम साइड इसके बराबर भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, हो जाएंगी? हाँ सर हो जाएंगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 8, अगर ये वैल्यू इसके बराबर और सेम वैल्यू इसके बराबर है तो दोनों आपस में बराबर। देयरफॉर AD अपॉन BD किसके बराबर हो जाएगा? AE अपॉन EC। और बेटा मैंने ना ये प्रूफ कर दी, ये मैंने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ करा? कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक लाइन को एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाए, वही लाइन दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, तो वो दोनों पॉइंट अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं। इसी को बोला गया है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और बाद में इसका नाम अभी फिर से पड़ गया है, नया नाम थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये रही थेल्स थ्योरम की पूरी प्रूफ। अब आपको समझ में आ गया कि AD अपॉन BD, AE अपॉन EC या CE ये होता है। तो मेरे ख्याल से लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। इसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 भी करवा दी है। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत मिक्स फीलिंग मिलेगी, जिसमें एक लेवल अप की बात करेंगे हम और फाउंडेशन लेवल तक की बात कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करूंगा रोज वीडियो अपलोड करने की। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।